नमस्कार, सलाम, आदाब, खुशामदी, सत श्री अकाल। निर्माण शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। मैं उन्नीस आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं और आपकी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाता हूं। आइए इसके आगे बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है पाषाण काल। लेकिन पाषाण काल को समझने से पहले हम साक्ष्य के आधार पर 3 प्रकार के काल और बने थे, उन कालों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बात करते हैं आइए टॉपिक पर। तो साक्ष्य के आधार पर कालों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया। 3 प्रकार से विभाजित किया गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अच्छा, ये जो तीनों काल हैं वो लिखित अपुरातात्विक साक्ष्य पे है। तो लिखित साक्ष्य, अपुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। लिखित साक्ष्य ऐसा है जो किसी धर्म ग्रंथ, किसी साहित्यिक स्रोत में लिखा हुआ रहता है। अपुरातात्विक साक्ष्य क्या है? जब कोई बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिलालेख, बड़े बड़े गुफाओं में जब कोई चीज लिखी हुई रहती है, चित्र बनी रहती है, उसे कहा जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य का अभाव था, क्योंकि मानव असभ्य जीवन व्यतीत करता था। मानव बर्बर जीवन जिंदगी व्यतीत करता था। मानव खानाबदोश जिंदगी व्यतीत करता था। इसलिए यहाँ पे लिखने की कला उनमें विकास नहीं थी। इसलिए यहाँ पे लिखित साक्ष्य का अभाव है। और यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य का अभाव है। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य में केवल इन्हें औजार मिला है। ध्यान दीजिएगा, केवल औजार प्राप्त हुआ है, ना कि किसी प्रकार का शिलालेख, ना कि किसी प्रकार का गुहालेख, ना ही किसी प्रकार का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। चलिए आइए आद्य ऐतिहासिक में आते हैं। आद्य ऐतिहासिक में क्या है कि आद्य ऐतिहासिक में दोनों चीज थी। आद्य ऐतिहासिक आधा था, दोनों चीज तो थी, लेकिन लिखा भी हुआ था, लिखा हुआ था, लेकिन लिपि इसकी अज्ञात थी। लिपि का कोई पैटर्न नहीं पता था, कैसे लिखा जा रहा है। इसलिए मानव ने इसे पढ़ा भी नहीं, इसलिए इसे मानव पढ़ नहीं पाए, आज तक मानव पढ़ नहीं पाया इसे। ठीक है। उसके बाद आइए पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं। इसके पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या पढ़ना है? सिक्के पढ़ना आद्य ऐतिहासिक और मूर्तियां पढ़नी है। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य में ये खासकर हड़प्पा वाले सेक्शन में आद्य ऐतिहासिक आ जाता है। हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं गई है। इसके बाद है ऐतिहासिक काल। इसमें पुरातात्विक में स्तंभ, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर मिले, बड़े बड़े स्तंभ मिले और बड़े बड़े आपके गुफा मिले जिसमें आकृतियां बनी थी, लिखा हुआ था। ठीक है, ये आगे है। तो पूरा इतिहास इसमें पढ़ना है। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना है और आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा पढ़ना है। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं, अब ये आगे बात करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की विशेषता। ये जो लाइन है ये विशेषता में आएगी आपकी, आप लिख लेंगे विशेषता में आएगी। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं आप देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल की क्या क्या विशेषताएं हैं आइए देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की सबसे पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे केवल पुरातात्विक साक्ष्य था। पुरातात्विक साक्ष्य था, मतलब किसी भी प्रकार के लिखित विवरण नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य और खासकर पुरातात्विक साक्ष्य में औजार की बहुलता थी। औजार बहुत ज्यादा पाए गए, वो भी किसके औजार? पत्थर के औजार, पाषाण के औजार, पत्थर के औजार प्राप्त किए गए। मानव, यहाँ पे मानव के विकास का आरंभिक काल कहा जाता है। मानव ने यहाँ पे विकास का कार्यक्रम शुरू किया अपना, तो मानव यहाँ विकास का आरंभिक काल कहा जाता है। जब मानव पहले विकास किया तो मानव अशुभ हुआ करता था, बर्बर हुआ करता था, खानाबदोश जिंदगी व्यतीत करता था। ठीक है, इसलिए मानव लेखन कला का विकास नहीं कर पाया इस काल में। अब मानव पूरी तरह सभ्य, बर्बर और खानाबदोश था, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर। कैसे निर्भर था? प्रकृति प्रदत्त आवास, प्रकृति प्रदत्त भोजन और प्रकृति प्रदत्त औजार का प्रयोग करता था। प्रकृति प्रदत्त आवास जैसे पेड़ का प्रयोग करता था, खुले आसमान में रहता था और गुफाओं में रहता था। गुफा देखिए, मानव यहाँ पे गुफा प्रकृति प्रदत्त से प्राप्त गुफा में रहता था। आगे मानव गुफा छोटे छोटे पत्थरों से बनाएगा भी। ठीक है। उसके बाद भोजन, भोजन कैसे करता था मानव? कंदमूल, फल फूल का भोजन करता था। औजार में पत्थरों द्वारा औजार का प्रयोग करता था, पत्थर के औजार का प्रयोग ये ज्यादा करता था मानव।
चलिए इसका आप डिटेल नहीं जाएंगे, हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि प्रागैतिहासिक काल शुरू करना। अब आइए प्रागैतिहासिक काल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से आपके पुरातात्विकविद ने योगदान दिया भारत के संदर्भ में, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, हमारा देश उस समय अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय हमारे देश में कई पुरातात्विकविद जो अंग्रेज थे जिन्होंने कई पाषाण उपकरण खोजे, उनकी बात करते हैं। देखिए इसमें ये सवाल, यहाँ से सवाल कम बट यहाँ से सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें एक सवाल ये पूछ सकता है कि पाषाण उपकरण के पुरातात्विक का जो क्रम क्या है, तो मैंने क्रम से बहुत सिस्टम से आपको दिया है। आइए बात करते हैं सबसे पहला 1942 एडी का, 1953, 1963, 1842, 1853, 1863, 1864, 1935 और 1950 का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1842 एडी। उस समय एक थे डॉक्टर प्राइमरोज, एक थे प्राइमरोज जी थे, वो अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेज थे। इनके द्वारा क्या हुआ, कर्नाटक के रायचूर में, कर्नाटक के रायचूर जिला में, ठीक है, कर्नाटक स्टेट हुआ और रायचूर जिला हुआ, उसमें एक गांव था, स्थान था जिसका नाम था लिंग सिगुरगढ़। ठीक, लिंग सिगुरगढ़ था। यहां भी इन्होंने पहली बार पाषाण के उपकरण खोजे। क्या खोजे, पाषाण के उपकरण, छुरा खोजे और तीर के फलक। फलक मिस होता है जब किसी पत्थर को रगड़ रगड़ कर पतला पतला करके बनाया जाए तो उसे फलक कहते हैं। ये इन्होंने जब खोजा, इन्हीं खोजने के श्रेय में इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। किसका, प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता कौन है, डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है, एक क्वेश्चन यह बनता है, डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद रहा नहीं गया, इन्होंने खोजा, फिर उसके बाद 53 एडी में आइए, 53 एडी में तो जॉन इवांसन, किसने, जॉन इवांसन के द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, कहा, नर्मदा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर स्थान था टी नरसिंहपुर। क्या था, टी नरसिंहपुर। इन्होंने यहाँ पे पाषाण के क्या खोजे, उपकरण खोजे। ठीक है, इन्होंने पाषाण के उपकरण खोजे। उसके बाद आइए बात करते हैं 1863 एडी की। किसकी, 1863 एडी की। 1863 एडी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, जो पुरातात्विकविद और भूवैज्ञानिक था, पुरातात्विकविद उत्खनन भी वैज्ञानिक तरीके से करते थे तथा भूवैज्ञानिक थे, साथ साथ भारत को लूटते भी थे। ठीक, अंग्रेज थे भाई, लूटेंगे। ये अध्यक्ष थे किसके, जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे। तो ये क्या कि चेन्नई के मद्रास, चेन्नई मतलब आज चेन्नई है बट पुराने जमाने में मद्रास से ही चेन्नई बना है, तो आधुनिक चेन्नई और प्राचीन मद्रास के पल्लवपुरम में, मद्रास के पल्लवरम में, ठीक है, मद्रास के पल्लवरम में हैंड एक्स खोजा। हैंड एक्स में कुल्हाड़ी खोजा। ठीक है, हैंड एक्स खोजा। और डंठी नहीं थी उस हैंड एक्स में, उस हैंड एक्स में केवल आगे वाला हिस्सा था, लेकिन जो डंठी थी वो नहीं थी। आइए फिर आप बात करते हैं 1884 एडी में। किसमें, 1884 एडी में विलियम किंग, 1884 एडी में विलियम किंग के द्वारा अतिपरक्कम आंध्र प्रदेश, अतिपरक्कम में इन्होंने दोबारा कुल्हाड़ी खोजा। क्या, हैंड एक्स। इन्होंने दोबारा कुल्हाड़ी खोजा, हैंड एक्स खोजा। ठीक, उसके बाद आइए 1900 एडी में कर्नल मिडोज के द्वारा पाषाण उपकरण खोजे गए। पाषाण के उपकरण में पत्थरों के छोटे छोटे औजार खोजे गए। लगातार खोज की प्रक्रिया जारी है, प्राइमरोज ने शुरू किया और लास्ट में एक किताब आती है, वहां तक चलता है। ठीक है, उसके बाद 1935 में टी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में, ये एक एल कैम्ब्रिज दल के सदस्य थे। इनके द्वारा एल कैम्ब्रिज दल के सदस्य, जिनके द्वारा पोतवार यानी पाकिस्तान में
आज पाकिस्तान में पोतवार पड़ता है, जब बंटवारा हुआ नहीं था तो हमारे भारत में था, अभी नहीं था। पोतवार पाकिस्तान के शिवालिक पहाड़ी पर इन्होंने पाषाण के उपकरण खोजे। उसके बाद सन 1950 में स्टुअर्ट पिंगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातों को छापा था। साथ साथ पाषाण काल की और भी विस्तृत इन्होंने क्या किया था, चर्चा किया था। जिसका ठीक है, स्टुअर्ट पिंगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया की जो किताब इन्होंने छापा था, उस किताब में यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब की चर्चा तो किया ही था, साथ ही साथ इन्होंने पाषाण काल की विस्तृत चर्चा की। ठीक है, ओके। आइए प्रागैतिहासिक काल के बाद अब शुरू करते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल के बाद पाषाण काल कांस्य काल और लौह काल में देखिए बटा था। इसको बांटने का श्रेय जाता है प्रोफेसर थॉमसन, ये डेनमार्क के निवासी थे और उपकरणों के आधार पर इतिहास के काल का विभाजन इन्होंने किया, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। अब आइए पाषाण काल की हम ये विशेषता समझेंगे, ये विशेषता है, क्या क्या विशेषता है पाषाण काल की विशेषता देखिए। ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो पाषाण काल का पूरा अध्ययन आपको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करना है। ठीक, पाषाण काल का पूरा अध्ययन आपको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करना है। पत्थरों के औजार, इस काल में जो आदिमानव थे वो पत्थरों के औजार और उपकरण का प्रयोग करते थे। पत्थरों पर ये नक्काशी शुरू किए थे, खासकर उच्च पुरा पाषाण में जाओगे तो पत्थरों की इन्होंने नक्काशी शुरू किए थे और पत्थरों पर ये चित्रकारी करते थे और पत्थरों के बने हुए घर में रहते थे। ये चार विशेषता है पाषाण काल का, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, प्रागैतिहासिक काल का पार्ट है। पत्थरों के औजार उपकरण का प्रयोग करते थे, पत्थरों के नक्काशी चित्रकारी का प्रयोग करते थे और पत्थरों के घरों में रहते थे। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल का जो डेट है 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व और मध्य पाषाण का जो काल है 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व, लगभग 2,000 का इसका इतिहास है। और इसका नव पाषाण काल का जो है 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व, लगभग ये जो है 2,000 वर्ष का इतिहास खुद है। निम्न पूरा पाषाण काल में अच्छा, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालों में जो है पाषाण काल का विभाजन होता है। पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण तक मानव खाद्य का संग्राहक था, भोजन को संग्रह करके खाता था, जुटाता था। और इसी नव पाषाण में जो है क्रांति आती है, लोग कृषि करने लगते हैं तो उन्हें अस्थायी रहना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। और कृषि में उपयोग के लिए वो पशुपालन करते थे और कृषि से जब भोजन बनाते थे उसके लिए मृतभांड की जरूरत पड़ती थी, बर्तन मिट्टी के। और जब कृषि से जो कच्चा माल प्राप्त होता था उससे वो उद्योग करते थे। ठीक है, और निम्न पूरा पाषाण काल, अच्छा एक मिनट, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का विकास हल्का हल्का शुरू होता है, तो ज्यादा परिपक्वता मध्य पाषाण काल में आती है पशुपालन, लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल में ही कुत्ते पालने मानव ने शुरू कर दिया। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 वर्ष। ये निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इस तीनों काल में मानव पत्थरों के अनगढ़ तथा अपरिष्कृत औजार का क्या करता था, प्रयोग। ठीक है, अनगढ़ गढ़ा हुआ बहुत ज्यादा नहीं था, परिष्कृत था, अपरिष्कृत था और औजार का प्रयोग करता था। ये औजार के प्रयोग करके मानव करता क्या था, शिकार करता था और शिकार करके भोजन का, खाद का क्या करता था, संग्रहक था, खाद का संग्रह करता था। ठीक है, तो निम्न पाषाण को, मध्य पाषाण को, उच्च पाषाण को हम विस्तृत पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे।
आप ऐसे कॉपी लेंगे और पेज को आप इस तरह कर लेंगे, इस तरह पूरी पेज को देखिए इस तरह ये देखिए एकदम इस तरह कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ लिखेंगे आप निम्न पाषाण, हेडिंग निम्न पाषाण, आप दिख रहा है आपको, मुझे पता है निम्न पाषाण। रात के बज रहे हैं 12 और आपकी खिदमत में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, मजा कुछ इतना आनंद आ रहा है कि हम क्या बताएं, ठीक है। उसके बाद है मध्य पाषाण, पूरी दुनिया सो रही है, 6-7 घंटा हमने जम के पढ़ाई किया, मैंने कहा चलो अपने बच्चों के लिए कल संडे है, आज वो वीडियो शूट करेंगे, कल सुबह जब आप सो के उठोगे, सुबह सुबह नाश्ता के रूप में आपको हम एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है उच्च पाषाण का, पाषाण का, चलिए ये तीनों पाषाण काल आप बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा जगह खाएगा, इसलिए इसको जगह अगर आप छोटा रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए ये रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आइए देखिए, देखिए पहले सबसे पहले ये समझते हैं, यहां से लेकर यहां तक हिमयुग था, हिमयुग, ठीक। और यहां पे ताप में परिवर्तन होता है, ठीक। हिमयुग था, पत्थर कम कठोर थे, वहां ताप युग था, पत्थर ज्यादा कठोर है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िएगा। देखिए इसमें कोर प्रणाली, इस पत्थर जो बनते थे वो कोर प्रणाली से बनते थे, अभी मैं समझाऊंगा कोर प्रणाली क्या है, ठीक। और ये जो पत्थर था वो क्वार्टरजाइट, जाइट पत्थर कहते थे, क्वार्टरजाइट, ठीक। इस चीज को समझिए अच्छे से। कोर प्रणाली में जो पत्थर थे, ठीक है, चापर चापिंग, चापर चापिंग, और दूसरा था विदारणी, विदारणी, ये उपकरण मिलते, चापर चापिंग और विदारणी उपकरण मिलते थे। अब देखिए मैं आपको एक चीज यहां समझाता हूँ, फिर बाद में मिटा दूंगा, ये चीज के लिए है, यही समझिए, यही मिटा दूंगा। नदियां ऐसे बह रही हैं, नदियां ऐसे बह रही हैं, और एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर, ठीक है, टेढ़ा बाकुल पत्थर टकराते हुए आया। ऐसे कई बार जब टकराते टकराते वो आकार कर लेगा गोलाकार, कैसा होगा, गोलाकार। तो जब गोलाकार आकार ग्रहण कर लेगा, उसके बाद मानव क्या करेगा, उस पत्थर को लेके आएगा बाहर और उस पत्थर को पटकेगा, क्या करेगा, पटकेगा। जब उस पत्थर को पटकेगा तो वो पत्थर ऐसे टूटेगी, ऐसे टूटेगी, ऐसे टूटेगी, ऐसे टूटेगी, ऐसे टूटेगी, ठीक। वो पत्थर ऐसे टूटेगी, इसको कहा जाएगा कोर, क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कोर, और इसको कहा जाएगा फलक, क्या कहा जाएगा, फलक, ठीक। अभी जब ये स्टार के निकलेगा, फिर इसको ऐसे रगड़ेंगे दीवार पे, कहीं पत्थर पे रगड़ रगड़, फिर इसको बनाएंगे गोला, क्या बनाएंगे, गोला। इस गोला को जो कहा जाएगा, अच्छा ये जो पहले जो नदी से मिलेगा उसे कहा जाएगा पेबल, पेबल, ठीक है। और चूंकि गोले के रूप में रहेगा, बड़ा गोले के रूप में, इसे कहा जाएगा गोलाजियम, ठीक। और जब इसे तोड़ लेगा, इस तोड़ के इसको कहा जाएगा कोर। दो प्रकार से औजार बनेगा, इसमें कोर से बनेगा, ठीक है, किससे, कोर। फलक उसमें जाएगा, इसमें जाएगा फलक, इसमें जाएगा कोर। तो इसको हम मिटा देंगे, आप नोट कर लेंगे, समझ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए इसके इधर नहीं जाना, आइए चापर चापिंग में एक तरफ धार होता है, एक तरफ धार, चापिंग में दोनों तरफ धार। देखिए इसमें एक तरफ धार, ये देखिए, ठीक, एक तरफ धार,
एक तरफ धार होगा, मतलब इसी तरफ वो धार। चापर चापिंग में दोनों तरफ धार, दोनों तरफ धार रहेगा। ठीक, अब विदर्णी में क्या रहेगा, विदर्णी इस तरह बनी रहेगी। ठीक, विदर्णी इस तरह की बनी रहेगी। विदर्णी में एक ही तरफ दो धार। देखो इसको वो किसी चीज को खुरचने में, मांसपेशी खुरचने में प्रयोग करते थे, इसका प्रयोग वो किसी चीज को चीरने फाड़ने में करते थे। ठीक है, आइए इन उपकरणों का, इन जितने उपकरण अभी पढ़ाए हैं, इन उपकरणों का जो ये उपयोग करते थे, इन उपकरणों का जो उपयोग करते थे, ठीक है, इन उपकरणों का जो उपयोग करते थे पेड़ काटने में, पेड़ काटने, जानवरों को मारने में, जानवरों को मारने में इनका प्रयोग करते थे। ठीक है, आइए अब होता क्या है, अब इस पे यहाँ तक बात बनी है, इस पे हम मिटाना चाहते हैं तभी हो पाएगा। एक एक हम अच्छे से लेके चलेंगे। एक बार कहीं तो और दिखा दे। देखिए कोर प्रणाली में था, कोर प्रणाली का जो पत्थर होता था वो क्वार्टराइजाइट का होता था। इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के बने, चापर चापिंग और विदर्णी, ये तीन मिले। एक तरफ जब धार होता था तो चापर, दोनों तरफ धार होता था तो चापिंग, और विदर्णी क्या होता था, धार एक ही तरफ होगा लेकिन दो धार होगा विदर्णी। इन सब का प्रयोग वो क्या करते थे, जानवर को मारने में करते थे। ठीक है, आइए मिटा देते हैं इसको। उसके बाद हम बात करेंगे, एक एक चलेगा फिर एक एक खत्म होगा। ठीक है, आइए। ठीक, नवपाषाण काल में देखिए दो संस्कृतियों का विकास हुआ। ठीक, दो संस्कृति की विकास हुई। ठीक, दो संस्कृति का विकास हुआ। एक था चापर चापिंग संस्कृति, चापर चापिंग संस्कृति। दूसरा था हैंडेक्स संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति। जब चापर चापिंग संस्कृति को देखो, सोहन, चूंकि ये पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी के सामने मिला था, इसलिए, सॉरी, पंजाब और पाकिस्तान एरिया, तो इसलिए सोहन सभ्यता भी कहा जाता है, सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, सोहन नदी संस्कृति भी कहा जाता है, ये रहेगा इसमें। इसे पेबुल संस्कृति, चूंकि पेबुल पत्थर से बनते थे, गोलाजियम से बनते थे, इसलिए पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, इसके उपनाम है। ठीक, ये जो है उत्तर भारत में पनपी, उत्तर भारत में। ठीक है, ये हैंडेक्स चूंकि मद्रास में खोजी गई, इसलिए मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है, मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत में पनपी, दक्षिण भारत में पनपी, दक्षिण भारत में पाई जाती है मद्रास संस्कृति। ठीक, आइए अब बात करते हैं क्या, इसे कुछ फैक्ट की। ये जो संस्कृति थी, इसकी खोज करने वाले का श्रेय जाता है डीएन वार्डिया, जिन्होंने 1928 में खोजी थी। और इसको विस्तृत, इस पे जो विस्तृत अगर किसी ने काम किया, विस्तृत काम जिसने किया, उनका नाम था डी टेरा पीटरसन। डी टेरा पीटरसन ने इन पर विस्तृत काम किया। कब किया? 1935 में। ठीक, 1935। और दक्षिण भारत में अगर आप आएंगे, दक्षिण भारत में जब आप आएंगे तो एक थे रॉबर्ट ब्रूसफर्ट 1863 में पल्लव रम नामक स्थान पर
रॉबर्ट ब्रूस पल्लव नामक स्थान पर हैंडेक्स खोला था, तभी से इसका नाम पड़ जाता है हैंडेक्स संस्कृति। ठीक है, इतना आप लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का जो सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों की इन दोनों, ठीक है, दोनों की औजार, दोनों का जो औजार मतलब चापर चापिंग संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति का औजार मिश्रित रूप से जम्मू कश्मीर में मिले, मिश्रित रूप से जम्मू कश्मीर में मिले। ठीक है, जम्मू कश्मीर के चौतरा नामक स्थान पर। ठीक, यहाँ मिले। अब आइए इसके अब स्थान की बात कर लेते हैं। मिटाना पड़ेगा, जगह बड़ा कम है। वीडियो में जो मोबाइल है मेरा वो बहुत कम रेंज है उसकी फोकस। बोर्ड तो बहुत बड़ा है, बोर्ड इतना बड़ा है कि एक वीडियो बनाने में 2-3 बार से ज़्यादा मिटाना ना पड़े, लेकिन मेरी मोबाइल की कैचिंग पावर बहुत कम है, इसीलिए मिटाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट इस पे देखते हैं। इसका स्थल की बात करते हैं। स्थल, कौन कौन स्थल पे क्या क्या मिला। तो इस देखिए, पोतवार एक जगह है, पोतवार पाकिस्तान, वहां पे कुछ मिला। ठीक है, पोतवार। उसके बाद है लीदर नदी घाटी, वहां पे कुछ मिला। ठीक, उसके बाद राजस्थान, लीदर नदी घाटी के पहलगांव में, वही चापर चापिंग। ठीक है, उसके बाद राजस्थान, और राजस्थान के मरुभूमि मतलब मरुस्थल में एक स्थान है जिसका नाम है डिडवाना। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के नेवासा, महाराष्ट्र के नेवासा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल के बर्धमान। उसके बाद बनता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में। इसका सबसे खास बात यह है, यहां सबसे ज्यादा हथियार मिले, सबसे ज्यादा हथियार, ये पूछा गया है हथियार एग्जाम में पूछा गया। निम्न पूरा पाषाण काल में सर्वाधिक हथियार प्राप्त स्थल कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आइए आप उत्तर प्रदेश, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी ये इलाहाबाद के मिर्जा नामक स्थान पे है। मिर्जापुर नहीं, मिर्जापुर तो फेमस कर दिए तुमने, मिर्जा नामक स्थान पे। उसके बाद है मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश के भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा में इनका साक्ष्य मिलता है। फिर मध्य प्रदेश के टी नरसिंहपुरा में साक्ष्य मिलता है। एक बार और देख लीजिए पूरा। एक है पतवार पाकिस्तान, वहां पे साक्ष्य मिला। लीदर नदी घाटी पहलगांव, राजस्थान मरुभूमि डिडवाना, महाराष्ट्र के नेवासा, पश्चिम बंगाल के बर्धमान, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन और आंध्र प्रदेश की बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद मिर्जा। उसके बाद मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा में और टी नरसिंहपुरा में प्राप्त स्थल। इसके बाद हमें इनकी विशेषता पढ़नी है। तो इनकी विशेषता हम तीनों की, पहले यहाँ तक स्थल तक सब जाएंगे, तीनों में स्थल जाएंगे, फिर तीनों की विशेषता एक साथ देखेंगे। वो विशेषता छोटा कंप्लीट हो जाएगा एक साथ। आइए मध्य पूरा पाषाण काल में आते हैं। कंपेयर आप करेंगे, आप अभी निम्न पूरा पाषाण काल आप लिख लिए हैं, तो अब मध्य पाषाण काल से कंपेयर करेंगे अपने कॉपी पे। उसी के
इर्द गिर्द लिखेंगे, ठीक है। आइए, यहाँ पे जो संस्कृति थी वो फलक संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? फलक संस्कृति, फलक संस्कृति। यहाँ पे क्वार्टराइज पत्थर के साथ साथ, क्वार्टरजाइट पत्थर के साथ साथ फ्लिंट पत्थर आया, फ्लिंट आया, चर्ट आया और जेस्पर, जेस्पर पत्थर भी आया। ये सब पत्थर आए क्वार्टराइज के साथ साथ और ऐड हुए, ठीक है। पत्थर वाला उधर वाला पत्थर, इधर वाले पत्थर में, बस इसमें इतना और ऐड आ जाता है और जुड़ जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें भी खुरचुनी, देखिए वहां पे चापर चांपी की जगह यहाँ खुरचुनी, बेदनी, दक्षिणी, दक्षिणी आया, ठीक ठीक। आइए बात करते खुरचुनी कैसा था। खुरचुनी ऐसा था, ऐसे इस तरह से ऊपर से जानवरों के चमड़े निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। छेदनी जो है एकदम नुकीला टाइप में होता था, एकदम नुकीला, एकदम शार्प होगा पूरा, यहाँ पे नुकीला टाइप में होगा। और दक्षिणी ऐसे होगा, देखिए आगे का हिस्सा किसी चीज को काटने के लिए ये इस तरह निकला हुआ रहेगा, किसी चीज को काटने के लिए, ठीक है, इस तरह क्या रहेगा, निकला हुआ चौड़ा टाइप में रहेगा, इस तरह निकला हुआ रहेगा, ठीक। तो ये होता था दक्षिणी, ठीक। आइए, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये भी खत्म हो जाएगा यहीं पे। सबसे ज्यादा बड़ा यही था आपका। इसके देखिए 3 स्थल हैं अभी तक, ये सब मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। स्थल वाले पैरेलल में आप देखेंगे, इसमें टोटल 3 स्थल है। कितने स्थल? 3 स्थल, ठीक। 3 स्थल कौन कौन से हैं? आइए थोड़ा इधर मिटाने, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर जा सकते, उधर वाला कंप्लीट हो गया। 3 स्थल थे। पहला स्थल था निवासा, दूसरा स्थल है चिरकी, ठीक। तीसरा स्थल हथनौरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हथनौरा। ये सब मध्य प्रदेश में, ये तीनों एमपी में, ये तीनों मध्य प्रदेश, ठीक। ये तीनों कहाँ? मध्य प्रदेश, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। निवासा में प्रवरा नदी के तट में, ठीक है। निवासा में मध्यकाल के सारे उपकरण, मध्यकाल के सारे उपकरण यहीं पे मिलते हैं। ये चिरकनी निवासा के नजदीकी है, निवासा के क्षेत्र में ही आता है। हथनौरा में, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, और इसमें सर्वप्रथम मानव का कंकाल मिला, मानव का कंकाल मिलता है, ठीक। बस इसमें इतना ही था। अब इसकी विशेषता तीनों के साथ में देखेंगे, ठीक है। आइए, अब ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक। उच्च पूरा पाषाण काल, यहाँ ताप में काफी परिवर्तन हुए। उपकरण बहुत ब्लेड की तरह पतले पतले मजबूत उपकरण है, इसीलिए इसे ब्लेड संस्कृति कहा जाती है, ब्लेड संस्कृति, ठीक। इसे ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। अब इसमें खुरचुनी तो था, खुरचुनी तो था, बेदनी भी थी, दक्षिणी भी थी, बस एक और आ जाता है ब्लेड। तो ब्लेड में 3 अभी मैंने चित्र बना के समझाया है, 3 आप फिर कॉपी करेंगे। अब ब्लेड ऐसे बनता था, दोनों तरफ धार होती थी, पतला सा होता था, और दोनों तरफ क्या होते थे? दोनों तरफ ऐसे यहाँ पे धार होते थे, तीक्ष्ण धार होते थे दोनों तरफ, ये ब्लेड था, ठीक है, ठीक। आइए, अब इसका ब्लेड हो गया, बेलन नदी हो गई, संस्कृति हो गई।
अब बात करते हैं इसके स्थल स्थल की बात करते हैं, स्थल की बात करेंगे। ठीक है, स्थल की बात करते हैं। ठीक, देखिए इसमें एक ही स्थल सबसे ज्यादा मिलता है, वो मिलता है भीमबेटका की गुफा, बेटिका की गुफा। पूरा का पूरा उच्च पूरा पाषाण का यहीं पे निहित है। इस भीमबेटका की गुफा में 1 से 2 मीटर लंबे चित्र थे। ये जो चित्र थे ये हिरण के, लिख लीजिए, हिरण के, बारहसिंगा के, सुअर के, भालू के, ठीक है, शेर के नहीं, शेर जो है, ठीक, शेर शेर तो की उत्पत्ति यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, 1 से 2 मीटर लंबे चित्र थे और इसमें एक चित्र मिला है कि एक व्यक्ति को, सॉरी, एक हिरण को कई व्यक्ति घेर के मार रहे हैं। ठीक है, अर्थात उनको कहीं ना कहीं जानवरों से डर था। ठीक, इस भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी हुई है। इस भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी भी मिलता है, चित्रकारी भी हुआ है, और इस भीमबेटका की गुफा में नक्काशकारी भी, नक्काशी भी हुई है। माने उन्होंने नक्शा भी बनाया और चित्रकारी भी की है। चित्रकारी जो किए हैं उसमें आप लिख लेंगे कैसे कैसे चित्रकारी किए हैं। हरे, लाल, गहरे रंग का प्रयोग। हरे, लाल, गहरे मतलब एक गहरा था, हरा भी गहरा था, लाल भी गहरा था, का प्रयोग किए। और नक्काशी जब ये किए, ठीक है, नक्काशी भीमबेटका की गुफा में नहीं, ये नक्काशी अलग ही मिलता है इसका, तो अलग से आप नक्काशी लिखेंगे। जिन्होंने नक्काशी जो किया था, नक्काशी किया था, जिन्होंने नक्शा जो बनाया था, वो बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, कहा, बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में एक स्थान है, उसी के अगल बगल बेलन नदी घाटी में एक स्थान है जिसका नाम है लोह दानावाला। ठीक है, लोह दानावाला। ठीक, यहाँ पे मानव की पाई गई अस्थियां, यहाँ पे मानव की क्या बनाई गई, पाई गई, मानव की अस्थियां पाई गई, अस्थियां। और ये चूंकि ये महिला थी, ये जो मानव की जो अस्थियां थी ये महिला थी, इसीलिए कहा जाता है ये मातृ देवी की साक्ष्य, मातृ देवी, माता देवी, ऐसी देवी जो माता हो, मातृ देवी की साक्ष्य। ठीक है, और ये सबसे विश्व की प्राचीनतम साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व की क्या प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, अभी आपका खत्म होता है, अब थोड़ी विशेषता पे प्रकाश डालेंगे, आप टॉपिक आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2-5 मिनट और बने रहिए, खत्म हो जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा होगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करें, मैं स्टार्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा लिख छोटा छोटा हो जाता था, आप लोगों को दिखता नहीं था, तो आप कंप्लेन करते थे। चलिए, तो तीनों की विशेषता हम अब देखेंगे पारी पारा से, तो ये हो जाएगा। देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता, सबसे पहला विशेषता, यहां पर मानव जो था, मानव वो था होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टर, होमो इरेक्टर मानव था। कैसा था, होमो इरेक्टर। ठीक है, ठीक, ये जो होमो इरेक्टर मानव था, ठीक है, जो होमो इरेक्टर मानव था, ध्यान से देखिएगा, ये सर्वप्रथम आग का प्रयोग करता कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस में भी आ सकता है, पूछा जाएगा ऐसा कौन सा मानव है जो सर्वप्रथम आग का प्रयोग करता है, विशेष पीढ़ी तक तो आ सकता है, उसका नाम है होमो इरेक्टस। क्योंकि निम्न पाषाण काल में होमो इरेक्टस मानव रहते हैं और हम निम्न पूर्व पाषाण काल में आग का प्रयोग करता होते हैं, लेकिन ये जो आग का जो प्रयोग करते हैं वो अनियमित प्रयोग करते हैं।
आपको टेंशन होगा कि अनियमित प्रयोग सर कहाँ लिखे, मैं बता रहा हूँ अनियमित प्रयोग का मतलब। अनियमित प्रयोग का, नियमित प्रयोग क्या होता है, डेली लाइफ में यूज। अनियमित का प्रयोग मतलब डेली लाइफ में यूज नहीं, यानी ये भोजन बनाने में नहीं करते थे। अनियमित प्रयोग का मतलब होता है डेली लाइफ में नहीं करते थे, अर्थात भोजन के रूप में नहीं करते थे। में नहीं, किसके करते थे, केवल सुरक्षा के लिए करते थे। सुरक्षा, सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा के लिए, जानवरों से। जानवरों से बहुत डरते थे, बड़े बड़े जानवरों से इनकी सुरक्षा के लिए जो है आपके करते थे। क्योंकि ये मानव बहुत विकास नहीं कर पाया होमो इरेक्टस में, ठीक है। अच्छा, ये प्रयोगकर्ता, आग का जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, अनियमित प्रयोगकर्ता, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका साक्ष्य ये पूछा जाएगा, इसका साक्ष्य कहाँ मिला है। इसका मिला है चीन में। कहाँ मिला है, चीन में। चीन में एक गुफा थी, उस गुफा का नाम था चाउन। क्या नाम था, चाउन। देखो चाउमिन चीन की है, तो चाउन जो केजियन, इसकी गुफा में मिला। चाओ जी केजियन की गुफा में ये आग का अनियमित प्रमाण मिलता है। और जो होमो इरेक्टस था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, होमो इरेक्टस ये खुले आसमानों में रहता था। आप लिखेंगे किस में रहता था, खुले आसमानों में रहता था। वस्त्र धारण नहीं करता था, वस्त्र धारण नहीं करता था। किसी प्रकार का संबंध नहीं था, यानी किसी प्रकार का खून का रिश्ता नहीं समझते थे कि हमारे पिता है, माता है, चाचा है, बेटा। किसी प्रकार के इनका खून का संबंध नहीं था, केवल एक खास संग्रह करते थे। लिखना चाहते लिख लेंगे। खुले में रहते थे, इसी पर खुले में रहते थे, ठीक। वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्र का धारण नहीं करते थे। किसी भी प्रकार का रिलेशन, किसी प्रकार का संबंध ये नहीं जानते थे। और सबसे पहला इनका एकमात्र था खाद्य संग्रह करना, भोजन का संग्रह करना। तो होमो इरेक्टस भोजन का संग्रह करता है। होमो इरेक्टस के पास इतना ज्ञान नहीं होता था कि वो मानव का क्या हो, संबंध जाने। ये वस्त्र नहीं पहनते तो होमो इरेक्टस से खुले में रहते। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा काम ये होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए आग का खोज किस मानव ने किया, सही बता रहे ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। आग की खोज किस मानव ने किया, ये आपकी हालत खराब होगी। ये तो सब जानते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन किस मानव ने किया, बहुत ही मजेदार है, बड़ा मतलब खोज के हमने निकाला भाई। इसके लिए आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ये खाली इसी के लिए। बाकी उधर तो आपको मिल जाएगा। ये बड़ा मजेदार टॉपिक मिला मुझे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इसकी विशेषता की हम बात करते हैं। इसकी हम विशेषता की बात करते हैं, इसकी हम विशेषता की बात करते हैं। देखिए, इसमें बस मध्यपुरा पाषाण काल में ज्यादा कुछ विशेषता नहीं है। इसमें जो मानव आया, निएंडरथल आया। निएंडर थोड़ा अपडेट होके आया, निएंडरथल मानव आया। और इसने सबसे पहला जानवर बनाया कुत्ते को पालतू, कुत्ते को पालतू बनाया। सुनिए, कुत्ता, घोड़ा, मनुष्य, ये सब प्लेस्टोसीन काल में ही पैदा हुए थे। यहाँ तक ये कुत्ते से परिचित नहीं थे, लेकिन मध्य तक आते आते कुत्ते से क्या हो गए, परिचित हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट पर निएंडरथल मानव पेड़ पौधे से, इससे पेड़ पौधे से श्रृंगार करता था। पेड़ पौधे के फूल अपने बालों में लगाते थे, पेड़ पौधे के द्वारा श्रृंगार करते थे, श्रृंगार करते थे। श्रृंगार माने तो सजते थे, ठीक है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निएंडरथल मानव से सजने वाली प्रथा चालू है। आजकल भी क्रीम पाउडर का जमाना है, तगड़ा तगड़ा, तो बच के रहिएगा इन सब चीजों से, ठीक है। नहीं तो बाद में भोगेंगे क्रीम पाउडर के चक्कर में, पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए, सबसे बेस्ट रहिए, आप पढ़िए, ठीक है। किसी के चक्कर में नहीं। 2 मिनट और है, फिर गिरा लेते हैं। शुरू से तो कुछ बोले नहीं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अपनी किताब ही आपके लिए सब कुछ है। किताब के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं होती दुनिया में, सब चीज बुरी होती है। किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। गाना है कि हम तेरे बिन रह नहीं सकते,
उस गाना को मॉडिफाई करिए और कहिए हम किताब के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट उच्च पुरापाषाण काल। बस बस बस, ज्यादा देर और नहीं, खत्म होने वाला है। तो उच्च पुरापाषाण काल देखिए, यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर बढ़ता है भौगोलिक घटनाओं के कारण, तो हिमयुग की क्या होती है, समाप्ति। हिमयुग की समाप्ति हुई। ठीक, यहां पे आधुनिक मानव जिसका नाम होमो सैपियंस का विकास, आधुनिक मानव होमो सैपियंस का विकास हुआ। ठीक, होमो सैपियंस का क्या हुआ, विकास हुआ, क्योंकि होमो सैपियंस ऐसा मानव था जिसकी क्रैनियम कैपेसिटी 1450 सीसी थी, माने जो उसकी कपाल क्षमता कितना थी, 1450। अब इसने क्या किया, इसने देखिए, इस मानव ने देखिए क्या क्या किया, इन्होंने सबसे अच्छी चित्रकला बनाई। होमो सैपियंस ने चित्रकला का विकास हुआ, इस मानव ने चित्रकला का विकास, इसकी क्रैनियम कैपेसिटी ज्यादा थी, इसकी कपाल क्षमता ज्यादा थी, इसकी चित्रकला बड़ा सुंदर बनाया इसने और सब मानव से। इसने नक्काशी का विकास किया, नक्काशी। ठीक, लिख लीजिए। इसने चकमक उद्योग का विकास, उद्योग का विकास। ठीक है, चकमक उद्योग का विकास। इसने जानवरों की सुई से हड्डियां बनाई, सॉरी, जानवरों के हड्डी से सुई बनाया, जानवरों की हड्डी से सुई बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, होमो सैपियंस को इसीलिए आधुनिक मानव कहा जाता है कि इन्होंने वस्त्र पहने। क्या पहने, वस्त्र। यानी आप कह सकते हो होमो सैपियंस मानव ने, ये पहला मानव था जो शरीर ढकना प्रारंभ किया, इसको अपनी इज्जत की क्या ढकना प्रारंभ किया। ठीक, इसने अपने शरीर को करके ढकना प्रारंभ किया, आधुनिक मानव, डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। इसने चकमक उद्योग का विकास किया, इसने जो है गुफाओं में रहने लगा। यहाँ पे जो होमो सैपियंस है, ये मानो गुफाओं में रहने लगता है, रहने लगता है। ठीक है, इतनी विशेषता है, आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से दिखा होगा। आपकी जो समस्या थी हमने दूर कर दिया। नमस्कार, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।